बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। बजट तरमीम मंजूर कर ली गई हैं कौमी असम्बली से, जिसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये इसमें रिलीफ रखा गया। और आयशा गौस पाशा वज़ीर मुमलिकत, उन्होंने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा कि हमने जो पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये रखी है, इसमें ख्याल रखा है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, फौरी तौर पर पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से मुश्किल फ़ैसले हुकूमत ले रही है, इन मुश्किल फ़ैसलों के सम्राट आने वाले दिनों में अवाम तक पहुँचेंगे। शौकत तरीन ने इस पर शदीद तनकीद की है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ने एक मिनी बजट पास करवा लिया है बजट तरमीम के नाम पर, और इसको बहस के लिए भी पेश नहीं किया जाएगा, ना ही ये तरमीम सेनेट में इस पर बहस की जाएंगी। तो क्या वाकई एक नया मिनी बजट आ गया है? इस पर बात होगी प्रोग्राम में। आगे चलकर हम बात करेंगे तवानाई बहरान। तकरीबन 10,000 मेगावाट शॉर्टफॉल बिजली का इस वक्त पाकिस्तान में हो चुका है, जिसके बाद लोग सड़कों पर हैं। कराची में जो कल एहतजाज हुआ वो खूनी एहतजाज में तब्दील हो गया। एक खातून जहाँ बाक हो गई, उसमें शदीद आवाम ने एहतजाज किया। आवाम काफ़ी मुश्तिल नज़र आ रहे थे और आवाम का गम गुस्सा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बढ़ता जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म ने भी इशारा दिया है कि जुलाई में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद भी बढ़ सकता है। अमन व अमान की खराबी का बाइस बन सकता है ये तवानाई का बहरान। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वतन वापस आएंगे। इस बात की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि अगले माह पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखता हूँ। उन्होंने बताया कि वो सेनेटर का हलफ उठाएंगे और वज़ीर ख़जाना बनेंगे नहीं, इसका फ़ैसला कैबिनेट ने करना है, इसका फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, ये वो बता चुके हैं। लेकिन क्या इसहाक डार की पाकिस्तान आमद के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की जानिब पेशकदमी होगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शिबली साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, बजट तरमीम आज मंजूर कर ली गई है कौमी असम्बली में, क्या नया मिनी बजट आ गया? असल में बजट तरमीम मंजूर नहीं की गई, बजट आज आज मंजूर किया गया है। जब जो नेशनल असेंबली है, जब वो इसको मान लेती है, इसको एक्सेप्ट पास कर लेती है, तो तभी वो जो प्रपोजल होता है, जो बजट प्रपोजल होता है, वो बजट की शक्ल इख्तियार करता है। तो आज की तारीख में जो आपका पाकिस्तान का अगले साल का बजट है, वो अप्रूव हुआ है, सिर्फ तरमीम अप्रूव नहीं हुई है। हाँ, इसमें बेशक तरमीम का एक हिस्सा होता है, और इसीलिए बजट प्रपोजल इतनी देर पहले दिया जाता है, महीना डेढ़ महीना पहले इस केस में, जब जहाँ पर के तमाम मेंबरान जो हैं और वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और उसमें आपको पता है मुतालबात ज़र होते हैं, कटौतियाँ होती हैं, जिनको कट मोशन कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें फिर वो बिल्ड इन करते हैं। फिर उसके बाद टैक्स प्रपोजल्स के ऊपर गुफ्तगू होती है कि किसको कितना टैक्स करना चाहिए। ये मेंबरान अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपना हिस्सा डालते हैं इस बहस में, ये मकसद होता है। फिर उसके बाद महीने के बाद जब सब लोग, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी से एग्री करती है, किसी से एग्री नहीं करती और अपनी वजूहात देती है, जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस होता है। फिर उसके बाद ये तमाम मेंबरान उस बजट को या उस प्रपोजल को पास करते हैं। फिर वो बिल बनता है, कानून की शक्ल इख्तियार करता है, और उस कानून की बुनियाद पे 1 जुलाई से लेके अगले साल 30 जून तक का जो अखराजात हैं उनको ऑथराइज़ किया जाता है। ये होता है बजट। हम बजट को एक बहुत अजीब सी चीज़ बना के बैठे हैं कि शायद ये कोई जिसकी जब मर्जी आएगी एक मिनी बजट बना देगा, कोई ऐसा नहीं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान सोल अथॉरिटी है जो कि फाइनेंस बिल पास करती है, और उसकी मर्जी के बगैर एक पैसा भी जब कहीं खर्च किया जाएगा तो वो इलीगल होगा, और जो भी खर्च करेगा उसको कानून के दायरे में लाया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत लाजमी है। बाकी भी छोटी और भी इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, आपके पास वक्त कम होता है। लेकिन हमारे लोगों को इसको समझना चाहिए। अब बात यह है कि बहस जब होती है जो हमारे मेंबरान के बीच में, तो किस हद तक अपना हिस्सा पुरअसर तौर पे पेश कर सकते हैं। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो बजट को कितना समझते हैं, बजट बनता कैसे है, बजट होता क्या है, बजट को किस तरीके से फिर सारा इकट्ठा करके एक अगले साल का तखमीना लगाया जाता है, महसूलात कहाँ से आएंगी, अखराजात कहाँ होंगे, डेवलपमेंट प्लान क्या है, वगैरह वगैरह, उसकी तरजीहात क्या हैं। इसके ऊपर बहस अगर आप पढ़ेंगे नहीं, इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, उससे पिछले साल का जो आपको बना के दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, वो, और उसके बाद फिर अभी जो अगले साल का बजट है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह वो किताबें पड़ी रहती हैं डेस्क के ऊपर 3-4 मोटी मोटी, और हमारे मेंबरान जो हैं वो गपशप मारते हुए वहाँ से माशाल्लाह महीना पूरा करके और इसको पास करके चले जाते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने ठीक ही सोचा होगा, और इस तरह से ये बजट हमारा पास हो जाता है। ये बहुत हमारी कमज़ोरी है बहुत बड़ी, जो बाकी दुनिया भर में
महज़ब दुनिया में, पढ़े लिखे माशरों में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो इसलिए बजट आज आपका पास हुआ है, ज़िमनी बजट नहीं है ये। और मुझे हैरानगी है कि शौकत तारीन साहब ये बात कर रहे हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस बजट का सेनेट के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाहिद चीज़ है जो नेशनल असेंबली, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद 2-3 और चीज़ों के साथ, जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिटरमाइन करती है, उसमें सेनेट का कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ, सेनेट अपनी जो वो रिकमेंडेशन भिजवा सकती है नेशनल असेंबली को, लेकिन दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक। सजाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? बजट के साथ साथ तरमीम भी हुकूमत ने मंजूर कर लिया है कौमी असम्बली से आज। इसको क्या नया मिनी बजट आ गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत ने नया मिनी बजट पेश कर दिया। देखें, इस बात को आप ढूंढ लें जिसका न्यूज, तो ये एक डेवलपिंग बजट की एक प्रोसीजर है पूरा, जो हर साल हम करते हैं। यही साबित होता है कि बजट तो हमने पास कर दिया होता है। हमारी वजारत खजाना ने IMF की मदद से एक बजट पास कर दिया होता था। 10-15 साल तो कहा जाता था स्टेट बैंक की बिल्डिंग में IMF के लोग बैठे हुए बजट तैयार कर रहे हैं, तो हम बहुत चिढ़ते थे। लेकिन अब ये कोई बिल्कुल छुपी बात नहीं रही, खुली बात रही है कि बजट की तैयारी में IMF का बड़ा रोल होता है। उनके साथ नेगोशिएशन चूंकि जारी थे, तो जब बजट पेश करना वक्त तक कर दिया गया, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस फिर, जिसको मैंने कहा जिस तरह डेवलपिंग न्यूज़ होती है, उस तरह ये एक रिवॉल्विंग प्रोसेस हमने इख्तियार किया हुआ है कि बजट के दौरान जो नई स्कीमें आए, जो हम बात मानते जाएं, IMF की मानते जाएं या किसी और की भी मानते जाएं, मैं कुछ नहीं कह सकता, या कोई हमें आफ्टर थॉट आए या कोई और ख्याल आए, तो उन सबको लेकर हम कंसोलिडेट करते जाते हैं। यही तरीका हमारे बजट की तैयारी का है और आमतौर पर यही तरीका इख्तियार किया जाता है और इख्तियार किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब बजट पास हुआ था तो उसमें बहुत से टैक्सेस और तरह लगाए गए थे, खासतौर पर इनकम टैक्स के हवाले से, जो मुझ पर और मेरे साथियों पर लगना है उसके हवाले से कुछ और प्रपोजल थी, लेकिन ऐसा ऐसा होते होते मालूम हुआ कि वो बदल गई हैं, और इसलिए बदल गई हैं कि IMF नहीं चाहता कि हम यूँ करें बल्कि यूँ करें। इस तरह की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ज़ेर बहस बनी है और कहा गया कि यूँ नहीं होगा, यूँ होगा, यूँ नहीं होगा, यूँ होगा, और वैसे ही हुआ। यानी कि IMF के कहने पर या किसी के कहने पर या अपनी सोच के मुताबिक हमने जो चेंजेस की हैं, वो तरामीम की हैं, वो बजट के प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन लगता ये है कि शायद ज़मीनी बजट आ गया है, एक दूसरा बजट आ गया है, जो हमने पहले दिन पेश किया था, यानी जो तकरीर की थी मुफ्ता इस्माइल ने, उस तकरीर से हटकर बहुत सी बातें इस बजट में शामिल कर दी गई हैं। और शायद आज आशा गौस का बजट की तकरीर के हवाले से अपनी तरामीम का डिफेंड करना या बजट के बारे में बोलना, मुफ्ता का नहीं करना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी नहीं लगा, अजीब सा तो नहीं लगा, लेकिन ये लगा कि शायद मुफ्ता बैक फुट पे होते जा रहे हैं और उनको अंदाज़ा हो गया है कि गाड़ी को लेकर आखिर तक उन्हें नहीं जाना। तो ये वो बजट है जो पेश करते हुए और फिर उसको डिफेंड करते हुए और फिर उसकी तरामीम को डिफेंड करते हुए उनका वक्त गुजरा है, और आज ये बजट शहजाद चौधरी साहब ठीक कहते हैं, पास हुआ है। पहला बजट है, जिसे ज़िमनी बजट कहते हैं, वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिस तरह हम डेवलपिंग न्यूज़ कहते हैं, या कोई रिवॉल्विंग बजट की भी एक कॉन्सेप्ट था, रिवॉल्विंग प्लानिंग का फैज़ल खुर्शीद ने पेश किया था कि हम 5 साल मनसूबाबंदी के बजाय एक रिवॉल्विंग मनसूबाबंदी पेश करें, जो हर साल हम उसको रीएडजस्ट करते जाएं। इस तरह गोया ये प्रोसेस पूरा चला है और हमने रीथिंकिंग की है, हमने सोचा है, हमने किसी की बात मानी है, हमने मुज़ाकरात की है, हमने जो कुछ भी किया है, बजट आखिरी शक्ल में अब हमारे सामने आया है। ठीक। रज़ा रोमी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं क्या मिनी बजट पेश हो गया बजट के साथ साथ आज? नहीं, मैं कतई मुत्तफिक नहीं हूँ। शहजाद साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि यही बजट है और ये बजट पेश हुआ था, उसमें कुछ तरमीम की गई हैं, कुछ टैक्सों से उनको बदला गया है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो IMF की साथ जो वादा है उसकी रोशनी डाल दी गई है, सख्त है, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो हुआ था, उसका जो ढांचा था, ये उसी से मिलता जुलता है। शौकत तरीन साहब जो है वो सियासी बात कर रहे हैं और बड़ी तेजी से वो टेक्नोक्रेट से सियासतदान की मनाजिर तय कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट के तौर पे वो मशहूर थे। आपको याद होगा PPP का वो साथ भी रहे थे और हमेशा बड़ी माकूल किस्म की बातें किया करते थे। अब वो जरा
जो है इमरानियात का शुबा जो है उन्होंने उसकी किताबें ज़्यादा पढ़ ली, इसलिए वो इस तरह की वो निकाल रहे हैं शोषण। मिनी बजट आने का इम्कान है, लेकिन अभी नहीं, शायद साल के आखिर तक आए, क्योंकि ये डिपेंड करता है पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन कैसी होती है और अखराजात जो है उसके ऊपर किस तक ये कंट्रोल पाती है। उस सूरत हाल में बैलेंस ऑफ द बुक्स के लिए फिर एक और मिनी बजट आज आया करता है जनरली, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और बात ये कि अगर शौकत तरीन साहब को, मैं समझता हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी है, अगर वो आज के बजट से और इसमें जो सिफारिशात हैं, जो फैसले हैं, उससे शिकायत थी तो पीटीआई के मेंबरान को असेंबली के अंदर मौजूद होना चाहिए, जी इन पर डिबेट करके अपोज करके अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। वो काम भी नहीं कर रहे और बस यही काम कर रहे हैं, ऊपर तनकीद बराए तनकीद और कभी ना खत्म होने वाला इल्जामात का सिलसिला। इस तरह जी नहीं चलते, ना पार्लियामान चलती है, ना गवर्नमेंट चलती है। हम इस बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन दोबारा से फंस गए, पहले भी आ चुकी है इस तरह की सिचुएशन कि ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्लियामान के अंदर काम ही नहीं करती, बाहर बैठ के जल्दी परेड ग्राउंड क्या उसे बोलते हैं बिल मारूफ और हको बातिल और जिहाद लड़ी है, जो पार्लियामान जिसमें इलेक्ट करके भेजा है वहां पे उनका आना था, साथ में तनख्वाहें भी निकल जा रहे हैं। जी अजीब गरीब मामला है, एक तरफ बॉयकॉट भी किया हुआ है, तनख्वाहें भी निकल रही हैं, मराद दे रहे हैं, फ्लैट भी रखे हुए हैं जी साबिक मिनिस्टर्स ने, और मजाक बना दिया है। जी ठीक है। अलीना साहिबा, आप क्या समझती हैं, जो तरमीम आज बजट के साथ मंजूर किया हुकूमत ने, क्या कहा जा सकता है मिनी बजट भी आ गया? जी थैंक यू जवाद। जवाद, मेरे ख्याल से मिनी बजट तो पहले ही आ गया। आपको याद है 10 तारीख को ग़ालिबन इस महीने जी जब बजट किया गया था में, तो उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स थी उसको हमने देखा नकल और रिवाइज, वो पहले भी कहा था कि प्रोविजनल नंबर पे बजट अनाउंस किया जा रहा था, तो नेचुरली चेंजेस आनी थी। और फिर उस बजट को आउटराइटली कि आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया। आईएमएफ आपको इस वक्त कंसेशंस देने के मूड में नहीं नजर आता। तो फिर बात करूंगी तो वो आपकी गलती है, इसकी वजह से आईएमएफ आपको एक बोल दे रहा। आपने देखा कि सुपर टैक्स में लगा दिया जो गुज़िश्ता हफ्ते की खबर थी, और फिर पेट्रोलियम लेवी जो है वो उन्होंने बढ़ा से 50 चले गए। साथ साथ आपने टैक्स स्लैब वाली देखी, टैक्स स्लैब कितने डिफाइन करती है, यानी कि एक तरफ आप 10,000 रुपए वाला वो शख्स आपकी के कैश हैंड आउट करके मुस्तहिक जो कैश पेंशन होती है जिसको क्रेडिटर मनी कहा जाता है, उसका हकदार है तो इंसान की आमदनी 10,000 रुपए है। लेकिन जो 50,000 रुपए जो अर्न है, जिसकी तनख्वाह 50,000 है, आपने टैक्स लागू कर दिया, यानी कि वो टैक्स के ज़मरे में आता है, तो वो 2.5% अगर लेट्स सपोज के टैक्स देता भी है तो वो भी मेरे ख्याल से 40,000 रुपए की कैटेगरी में आ जाएगा, और वो भी फिर आपकी कैश हैंड आउट का मुस्तहिक होगा। लिहाजा आप इस वक्त जो है वो नंबर्स आपको जाहिर है नेचुरली डिक्टेशन लेनी है। इस वक्त आपको पैसे चाहिए, आप जिस एक कैश ट्रैप एक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आपको चाइना ने इस वक्त $2.3 बिलियन तक का वो रोल ओवर वाली आपके लिए एक अच्छी खुशाइन बात है। आप 2 बिलियन तक आप आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आईएमएफ आपसे क्या चाह रहा है? आपका क्रेडिबिलिटी का जवाब इशू है। ग्लोबली भी आपकी क्रेडिबिलिटी का इस वक्त एक संगीन इशू नजर आ रहा है। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है उनका स्केल इतना बड़ा है, और उससे भी बढ़ के मैं समझती हूँ कि संगीन उसका एक फॉल आउट है, उससे इम्पैक्ट है, वो आपकी वजह से, क्योंकि जो आपने रिफॉर्म्स करने थे, जो इस्लाहात आपने करनी थी, उसमें एक कंटिन्यूसली आपने एक डेफरमेंट देखी है उन रिफॉर्म्स को नाफिज करने के लिए, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स आपके पाइल अप हो गए। आपका सर्कुलर डेट भी 250 अरब रुपए पे, तो आपका 2,500 अरब पे तो आपका सर्कुलर डेट जो है वो जा चुका है। सो कहने का मकसद ये है कि आप इस वक्त जो है आपने वो जो रिफॉर्म्स आपसे कहा जा रहा है, आपने फ्यूल प्राइसेस और जो एनर्जी प्राइसेस अब आप इस वक्त लेके चले जाएंगे अपनी, तो इन्फ्लेशन का भी इतना एक सिवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आम आदमी उसको बर्दाश्त भी कर सकेगा। लिहाजा कहने की बात यह है कि अभी जो इनको मुश्किल फैसले करने, जो एक महंगाई को इन्होंने एक नया नाम दे दिया है मुश्किल फैसले का, वो मेरे ख्याल से इनको मजीद भी करना है और आवाम को उसके लिए जरूर गेयर अप करना है, वरना एक
नेचुरली एक बड़ी संगीन सूरत हाल, और आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी मेंशन किया कि जो गुज़िश्ता दिन हमने एक मनाज़िर देखे कराची के, वो लोड शेडिंग को लेकर जो एनर्जी क्राइसिस इस वक्त एक मुल्क में नजर आ रहे हैं, इस किस्म के आपको इंसिडेंट्स फिर डेली बेसिस पे सरफेस होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में अब बात करेंगे बिजली के बढ़ते हुए शॉर्टफॉल की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में तवानाई का बहरान 9000 मेगावाट से भी बढ़ गया है, जिसके बाद आवाम की जानिब से शदीद मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। क्या यह एहतजाज अमन व अमान की खराबी का बाइस बन सकता है, सजाद मीर साहब? असल में ये एहतजाज तो इस पर लाजमी होना चाहिए कि इतनी गर्मी में, जब खासतौर पर कराची के मौसम में लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है, वो एहतजाज तो होना चाहिए। लेकिन एक तो हमें जो के इलेक्ट्रिक है, इसकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, उस पर भी गौर करना चाहिए। हमने इसको बेचने का इरादा किया था, हम बेच भी नहीं पाए थे। पहले ये अदारा वफाक के पास होता था, KSC कहलाता था, तो सूबाई हुकूमत एहतियात करती थी। सूबे के पास होता था तो वफाक एहतजाज करता था, और इस अदारे पर बहुत सी गुफ्तगू होती थी। अब गुफ्तगू करना भी मुश्किल हो गई है। अब आज उन्होंने मीटिंग की है, बड़ी हम्बली उन्होंने कहा कि जनाब ये तो अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया है, ये उनकी कोई इंडिपेंडेंस का मसला नहीं है, उनके पैसे कमाने का मसला नहीं है। उन्होंने जो पैसे यानी इतना उनके पास कर्जा चढ़ा हुआ है कि वो दूसरी कंपनी जो खरीदना चाहती है, वो कहते हैं लाइबिलिटी खत्म करो। शंघाई को गालबन उन्होंने देना चाहा था, तब हम इसको खरीदेंगे। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये किस्सा देखने की जो बात है, जो बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बिजली का शॉर्टफॉल नहीं है, ये पाकिस्तान की शदीद ना या इंटरनेशनल क्राइसिस की इंतहा है। दोनों में से आप कुछ भी कह लीजिए। इस वक्त जब हमने लगाए थे कारखाने, तो सस्ता तरीन फ्यूल जो था कोयला था, और वो कोयला जो था कादराबाद में जो लगी हुआ कोयले फैक्ट्री लगी है, और मेरे शहर साहिवाल के साथ, और जामशोरों में जो लगी हुई है, मैंने दोनों देखी हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी कोयले के जरिए इस्तेमाल की गई है। दुनिया कोयला खत्म कर रही है, लेकिन हम पे एतराज किया गया। हमने कहा जी हमें तो सस्ती बिजली चाहिए, और जिस सिस्टम के तहत दे रहे हैं उस सिस्टम में खराबी ये नहीं है। चाइना ने इसको इतना डेवलप कर दिया है कि एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम पैदा नहीं करती। गैस का मसला उसके बाद आया, गैस को लेकर हम उसके बाद आए। गैस के किस्से को भी हमने बेस्ट साफ पकड़ दिया। अब ये है कि हम गैस मांगते हैं, गैस मिलती नहीं। एक जमाने में गैस के जहाज फिरते थे, और आयल जो था वो बहता फिर रहा था कुओं से। हम खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, हम कहते थे हमारे पास शायद बर्तन नहीं है, इसके लिए जगह नहीं है। हमने टर्मिनल गैस के लिए लगाए, टर्मिनल लगाए होते तो शायद किसी अच्छे वक्त में गैस को सेव किया होता। इस वक्त हम कोयला खरीदने की पोजीशन में नहीं है। कहा जाता था कि फर्नेस साइज पे बिजली महंगी पड़ती है, अब ये कहा होगी, सूरत हाल हो गई कि फर्नेस साइज पे बिजली सस्ती पड़ती है। हमने एक ऑप्शन ढूंढा है कि अफगानिस्तान से उनका कोयला सस्ता मिल जाएगा हमें, वो हम ट्रालर में लेकर आके फिर रेल लाइन जो है वो उसको सिस्टम को अपग्रेड करके या कुछ करके उसको आगे लेकर आएंगे। लेकिन ये पता नहीं कब होगा। ये हमारे ख्वाब हैं, जिस तरह हमारे ख्वाब हैं कि हम पानी से बिजली पैदा करें तो सस्ती पड़ेगी, और पानी से बिजली पैदा नहीं हो रही हमसे। कालाबाग डैम तो छोड़िए, बादशाह डैम वहां का वहां खड़ा है, बाकी डैम वैसे के वैसे खड़े हैं। तो ऐसी सूरत में हम जो है बिल्कुल ठीक है, बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। आपका पॉइंट चाहते नहीं है रज़ा रोमी साहब, महंगा, एक तो ऑयल मिल नहीं रहा, गैस मिल नहीं रही, एक हम चाहते नहीं है कि महंगा कोयला खरीदे, एक हम चाहते नहीं है कि जो भी फ्यूल महंगा मिलता है बाहर से उसको हासिल करें। अब स्कीमें बना लें जी, सोलर सिस्टम लगा लें, विंड का कर लें, एटमी कोई ऑप्शन अडॉप्ट कर लें, और हाइड्रो उसकी कमी हुई है, आजकल पानी कम है, और 4-5 हज़ार मेगावाट बिजली उससे कम आ रही है। अब इंतजार करेंगे कब बारिशें होंगी, कब बिजली बनेगी, ठीक है, लोगों के मसाइल हल होंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। रज़ा रोमी साहब, तवानाई बहरान अमन व अमान की खराबी का बाइस बन सकता है? बात हमें मान लेनी चाहिए कि या तो इंटरनेशनली सूरत खरीद नहीं पा रहे, या फिर हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं रही कि हम अपने लोगों को मीर साहब बिल्कुल ठीक उन नर्खों पे फराहम कर सके जो नर्ख अब बहुत महंगे। ठीक है, रोमी साहब क्या समझते हैं, अमन व अमान की खराबी का बाइस बन सकता है तवानाई का बहरान? जी रज़ा रोमी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए बिल्कुल
अमन अमान का मसला बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव हमने देखा है कि पिछले 2 महीने से जारी और सारी है जनूबी एशिया में, पूरे बड़े सगीर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, शॉर्टफॉल आपने 10,000 मेगावाट का जिक्र किया, और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल रही है वो भी मखदूश रही है पिछले कम से कम चंद महीनों से, कि हमारे पास डॉलर ही नहीं है कि जिससे हम वो तेल और वो गैस जो है वो मंगवा कर, तो जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो मौजूद हैं, वो लगे हुए हैं, कैपेसिटी है, लेकिन बिजली नहीं पैदा हो सकती क्योंकि हुकूमत के पास देने को डॉलर नहीं है, माहिदे डॉलर्स में है, बहुत सारे जो आईपीपीज हैं। तो लेकिन अभी जो ये हालिया आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर फाइनलाइज हुआ है, और दीगर पाकिस्तान को अब तवक्को है कि और जगहों से भी फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस मिलेगी, तो उससे थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर होगी। और आपने जिक्र किया अभी जुलाई का, तो मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का भी बयान पढ़ा था अभी, और उन्होंने भी लेकिन उनका ये कहना है कि जुलाई 15 के बाद सूरत हाल शायद बेहतर हो जाए, अभी देखना बाकी है। मसला ये है कि आपको पता है कि ये पहले भी बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में भी, कि देर बाद जो इस्लाहात है पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, वो नहीं हम कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पे मसला वहीं पे आ जाता है कि हमने सारे मायदे तो किए हुए डॉलर्स में और फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस यहाँ पे हर 3 महीने 6 महीने के बाद वो जो है आ जाता है। अब कैसे उस पर काबू पाया जाए, यही सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह से मजीद जो है पाकिस्तान डॉलर्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आ सकते, की सिचुएशन बेहतर होकर जी। स्टेट बैंक में आए, और हुकूमत को वो मार्जिन मिले, वो कुशन मिले, जिससे वो मुख्तलिफ मायदों की पासदारी करे। और ये जो गर्दिशी कर्जा जो है, ये भी, इसका हुजूम भी बहुत संगीन हो गया हुआ है, खसूसन पिछले 4-1 साल में। तो इसकी जो टोटल हुजूम है वो कहीं से कहीं ऊपर चला गया हुआ है, उसका एक अलग बर्डन है, और वो भी हुकूमत उससे डील करती है बार बार, उससे उसको भी लौटाना पड़ता है, उसका प्रिंसिपल और उसका सूद जो होता है। तो बहरहाल ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये गर्मियां तो इस तरह ही गुजरेंगी, वही बात जो मीर साहब कहे थे कि दुआ करें कि बारिशें हों जल्दी, और पानी से जो हाइडल हमारी बिजली है वो मजीद हो, और बाकी जो डैम बनाने की बात है वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म मसला है, वो 1-2 साल में तो होने वाला नहीं है। अगर आज से आप आगाज़ करेंगे तो कहीं 10 साल बाद जाके तो कोई एक डैम की तामीर जो है वो मुकम्मल होती है, जी। उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है, उसके लिए पैसे भी। तो ये एक ठीक। है बात। लेकिन क्या ये बहुत संगीन मसला बनेगा, ये डिपेंड करता है कि अगले 1 महीने के अंदर हुकूमत कौन सी पॉलिसीज इख्तियार ठीक। करके लोड शेडिंग के को कम करती है। जी ठीक। अलीना, आप क्या समझते हैं, तवानाई बहरान अमन अमान की खराबी का बाइस बन सकता है? नहीं, नेचुरली जवाब, मेरे ख्याल से जितनी तकलीफ आवाम झेलेंगे वो फिर इसके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। और इसका हम बार बार हवाला कल के उस प्रोटेस्ट का कर रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग से तंग आके लोग बाहर निकले। तो फिर अलमिया ये है कि आपको अपने लोगों से डील करना भी नहीं आता, कि आप टीयर गैस और शेलिंग और इस किस्म के ऑप्शंस को इस्तेमाल करें अपने ही लोगों पे। डेमोक्रेटिक में समझती हूँ कि एक राइट होता है कि भाई वो तकलीफ से तंग आके भी बाहर ही निकल रहे हैं ना सड़कों पे, और वो एहतजाज कर रहे हैं ताकि आपको बावर करा सके। खुर्रम दस्तगीर साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि अगर वजीर आजम वसाइल दे दें तो लोड शेडिंग खत्म की जा सकती है। वजीर आजम खुद कहते हैं कि जी खदशा है कि इस माह ज्यादा लोड शेडिंग होगी। मैं आपको सिर्फ एक हवाला ये देना चाहूंगी कि जो लोएस्ट कंज्यूमर है ना हमारी सोसाइटी में, उस वो भी मैक्सिमम जो यूनिट यूटिलाइज करता है वो कोई 300 यूनिट पर माह है, यानी कि 1 महीने में वो 300 यूनिट खर्च कर रहा है। अब 1 जुलाई से ऑलरेडी कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है, 3 से 4 रुपए मजीद आप यूनिट बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे। तो नए टैरिफ्स का इतलाक, और फिर जो आप ऑयल एडजस्टमेंट्स की वो जो प्राइसेस आप देखेंगे, तो आपका जो नेट पेबल होगा और वो नेचुरली कोई 43 से 44 के इर्द गिर्द जो है वो आपको नजर आएगा पर यूनिट। अब आप इस कॉस्ट को मवाजना करें इस बात से कि एक आम आदमी जिसकी जो करंट वेज है वो है 20,000 रुपए, ठीक है, मिनिमम वेज आपने 20,000 रुपए रखी हुई है, आप 45 रुपए पर यूनिट, अगर एक आम आदमी 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहा है उससे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कोई बन जाता है रफली अराउंड 13,500।
13,500 रुपए वो अगर 20,000 रुपए अपनी तनख्वाह में से निकाल देगा तो वो खाएगा क्या, लगाएगा क्या, वो किराए किस तरह से बढ़ेगा, बच्चों की फी किस तरह से देगा, ये आप सूरत हाल देखिए। दिस विल नेचुरली लीड टू सोशल डिसऑर्डर। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको नजर आएगी, क्योंकि जब वो बिजली का बिल नहीं भरेगा तो आपने उसकी बिजली काट देनी है, और उसके बाद ये एक अनरेस्ट की तरह की सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, मुझे कह लेनी दीजिए ये बात, कि हमारी काबीना इस वक्त जो मौजूदा नजर आ रही है वो कुछ 60 अफराद पर मुश्तमिल हो गई है। गुज़िश्ता रोज भी आपने मजीद SAPM लगा दिए हैं, अखराजात उस हवाले से आप कम नहीं कर पा रहे। लेकिन मुल्क में यही देखा जा रहा है कि ये मुल्क अब सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया का मुल्क बन के रह चुका है। गरीब को निचोड़ के अल्टीमेटली आप अशराफिया का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इकदाम ले रहे हैं। गरीब जो है वो सड़कों पे आकर एहतजाज करें, लेकिन उसके एहतजाज करने का भी आपके महलों तक जो है वो ये आवाज़ें जाने वाले भी नहीं है। नून लीग की एक रहनुमा कहती है कि जी हमारे वज़ीर आज़म बड़े सादे हैं, वो सिर्फ 3 खाने खाते हैं। तो वो सिर्फ 3, यानी कि उनकी वेरिएशन में वो बता रही है कि वो सिर्फ 3 खाने। आपके मुल्क में आपको याद होगा दुनिया में जिन्होंने बिजली ईजाद की है, जमात ईजाद करके तकसीम करके लोगों के घर तक पहुंचाई है, वो कोई 100 साल से जायद का एक अरसा हो चुका है। आपको कोई नहीं कह रहा था कि आप बिजली इन्वेंट करें। अगर हमारे मुल्क को ये चार्ज दिया जाता कि हम बिजली बनाते या इनोवेट करते तो मेरे ख्याल से आज भी हम अंधेरे में बैठे हुए होते। तो मैं कहने का मकसद है कि आपने लाइफस्टाइल खत्म नहीं करने और आवाम को एहतजाज से भी रोक देना है, लेकिन ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जा रही है। ये अमन अमान की डिस्टर्ब एक सूरत हाल नजर आएगी, और आपको आए दिन ये जो कीमतें अब बढ़ेंगी 1 जुलाई से, तो ये आए दिन आपको इस किस्म के मनाजिर देखने में आएंगे। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, एहतजाज बढ़ता जा रहा है तवानाई बहरान के हवाले से, तो क्या ये अमन व अमान की खराबी का बाइस भी बन सकता है? देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना बहुत दयानतदार आदमी है। उन्होंने एक तो कहा कि हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, जब तक कि हमारे कुछ पैसे हमें फॉरेन एक्सचेंज कहीं से नहीं मिलता, उसके लिए IMF के पास गए, चीन के पास गए, सऊदी अरब। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी और बिल्कुल सच स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान खुदा न खास्ता डूबेगा या जो चीज़ डुबोएगी पाकिस्तान को, वो ये गर्दिशी कर्जे हैं जो कि डुबोएंगे पाकिस्तान को। और उसका उन्होंने ये तरीका बताया, 2500 अरब के बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं, और ये हम अपने कर्जों में शुमार और शामिल नहीं करते। जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, तो ये उसमें शामिल नहीं होता। और 1500 अरब का सिर्फ गैस का गर्दिशी कर्जा है। तो कुल मिला के 4000 अरब का गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान पे सिर्फ बिजली और गैस की मद में है पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो ये तो अगर मिलाया जाए बाकी उधार के साथ तो हमारा तो पूरा बजट सिर्फ इस तरफ लग सकता है, सिर्फ इसको क्लियर करने के अंदर। तो ये है चीज़ जो कि पाकिस्तान को रोके हुए है, और पाकिस्तान के ऊपर एक कहते हैं ना गले में तौक की तरह हड्डी है जो फंस गई है, और किसी हुकूमत के पास इसका कोई तरीका नहीं है कि इसमें से कैसे निकला जाए। नतीजा क्या कि ऑयल, गैस, कोयला तो वैसे ही दुनिया में बहुत महंगा हो गया, हमें मिल ही नहीं रहा। आप 3 गुना 4 गुना पैसे ले आए, फिर भी डॉलर हो आपके पास, फिर भी आपको खरीदने को नहीं मिलता, सब यूरोप जा रहा है। तो जहाँ पर 60% बिजली आपकी थर्मल बनती हो, यानी गैस पे बनती हो, कोयले पे बनती हो, या आप तेल पे बनाते हो, वहाँ पर आपको मिल ही ना रहा हो, तो वहाँ और डॉलर भी ना हो, तो आप ये करते हैं कि आप खामोश होकर ना बिजली बनाते हैं, ना कहीं से तेल मिलता है, और कहते हैं कि हम डॉलर खर्च भी नहीं करेंगे, बिजली भी नहीं बनाएंगे, और लोग फिर इस तरीके से सफ़र करेंगे। नतीजा आपने देखा कि 60 रुपए तेल की कीमत बढ़ी, 30 रुपए, और गालिबन 1 जुलाई को और बढ़ जाएगी 30 रुपए। तो लेकिन लोग उस पे नहीं निकले, लोग किस पे निकले? बिजली पे निकले। याद रखें, इस साल बिजली इस गर्मियों में, अगले साल गैस। ऐसा ही तकलीफ दे अमल रहेगा सबके लिए, और बेहतर है कि ज़हनी तौर पर तैयारी करें, बिकॉज बहुत सख्त वक्त आने वाला है, सिर्फ इस वजह से कि आप खाना भी नहीं बना पाएंगे, गैस की वजह से सर्दियों में गर्म भी नहीं घर रख पाएंगे, और गर्मियों के अंदर बिजली के अंदर ना होते हुए तड़पते रहेंगे। तो ये मुश्किलात आने वाली हैं, और लोगों का रिएक्शन ज़रूर आएगा इसके ऊपर। राइट, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इसहाक डार तो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, क्या साबिक वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान वापसी की पेशकदमी हो रही है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आएंगे, इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसहाक डार के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे? रज़ा रूमी साहब क्या समझते हैं, आपको कुछ पेशकदमी जारी है इस पर? देखिए बात ये, नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे। अब तो उनकी सेहत भी पहले से बेहतर लग रही है, तस्वीर आ रही की, और जो कुछ कहा जा रहा है उनके अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह रह गए हैं तो वो कंप्लीट करा लेंगे। दूसरी बात है कि अब उनकी पार्टी जो है वो पावर में है,
वो वाले हालात तो नहीं है, लेकिन गालिबन वो यही देख कर आएंगे कि इस वक्त क्या मूड क्या होगा कोर्ट्स का, क्योंकि उनके जो केसेस हैं जहां पर उनको आकर पेश होना होगा अदालत के सामने, और जो जमानत करवानी होगी, प्रीएम्प्टिव बेल या गिरफ्तारी देकर बेल उनकी होगी, तो फिर ही वो रह सकेंगे। गालिबन वो ये सारे मामला देख कर आएंगे, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि वो बिल्कुल आएंगे और उनको आना भी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है उनके ऊपर भी, पीएमएलएन के ऊपर भी, कि वो मुझसे चले गए, इलाज के लिए गए लेकिन मुस्तकिल गए हैं। तो एक तरह से वो भी एड्रेस हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो अगर वो समझते हैं कि वो बेगुनाह हैं, उनका क्लियर है काम, तो फिर वो आके कोर्ट्स को फेस करें और अपनी जो है कानूनी तरीके से उनसे निकलें। ये तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ये कोर्ट्स के लिए भी एक चांस है, अदलिया के लिए भी एक टेस्ट होगा और इम्तिहान होगा कि वो माजी में जो तासुर बना नवाज शरीफ के खिलाफ एक फैसले देने का, तो यके बाद दीगरे और मुख्तलिफ पेशियों में, देखिए ना, जब वो यहाँ थे तो पनामा की जो केसेस थे उसमें उनकी 103 बार पेशियां हुई, 103। अब आप ये बताइए कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म रह चुका हो 3 बार और मुंतखब वज़ीर आज़म हो, और उसको आप 100 से ज़्यादा बार अदालतों में चक्कर लगवाएं, तो ये भी एक तरह का सिग्नल होता है कि भाई आपको तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो उस वक्त वो हालात थे, आज हालात बदल गए हैं और फ़ज़ा भी बदल गई है, न्यूट्रल हो गए हैं, अदालतें जो हैं वो भी रात को खुल जाती हैं। तो इसलिए शायद नवाज शरीफ साहब भी देख रहे होंगे और वापस आएंगे। अगर डार साहब आते हैं तो बिल्कुल वो भी आएंगे उनके पीछे। जी अलीना साहब, आपको भी ये लगता है नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, इस पर पेशकदमी हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है और इनको इंडिपेंडेंटली, चाहे वो सागदार साहब की वापसी हो, उसको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है इन दोनों को मिक्सअप करना चाहिए। एक तासुर यही है कि शायद मिर्जा इस्माइल साहब मईशत को वो संभाला नहीं दे पा रहे, तो शायद डार साहब जिन्हें वो एक कहते हैं ना विस्किड या वो मिकाथर वाला एक रोल जो है शायद वो निभा सके। तो मियाँ साहब का जो जराए जो उनसे करीबी भी हैं वो यही कहते हैं कि मियाँ साहब का ये बिल्कुल ख्याल है कि डार साहब आके एक इकोनॉमी को जिस तरह से उन्होंने लीड किया कि वो आके संभाल सकते हैं, और उनको उनको पता है, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो बहरहाल वो एक इकोनॉमिक आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और इंफॉर्मेशन जो है वो आ भी जाए। लेकिन जहाँ तक मियाँ साहब या नवाज शरीफ साहब की वापसी की आप बात कर रहे हैं, वो टीवी पर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी पाकिस्तान वतन वापसी के हवाले से हम क्या बात करें। आए रोज हमें उनके जो एक मुखालिफ ओपोनेंट जो है इमरान खान साहब, वो सुबह दोपहर शाम आपको टीवी पर नजर आते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, लेक्चर्स दे रहे होते हैं, जलसे कर रहे होते हैं, उसमें कवरेजेस भी मीडिया दिखा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, या वो उनको इजाजत नहीं है अरबाब इख्तियार से, या आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने साहिब इख्तियार हैं कि मियाँ साहब इस वक्त टीवी पर उस तरह नहीं नजर आ रहे जो आपको माजी में जिस तरह नजर आया करते थे। या तो ये भी हो सकता है जवाब कि बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब से पूछा हो कि क्या मैं वापस आ जाऊँ, छोटे मियाँ साहब ने कहा हो कि मैं अरबाब इख्तियार से पूछ लूँ तो फिर बताता हूँ। तो बहरहाल इसको इसी तरह से देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि बहरहाल इन दोनों इवेंट्स को आपको एक साथ देखने की जरूरत है। इसाक डार साहब बहरहाल ये बात कंफर्म है कि जी अगले माह के मिड के बाद जो है किसी वक्त भी आए। शहजाद चौधरी साहब, नवाज शरीफ की वतन वापसी की जानिब पेशकदमी है, इसाक डार की पाकिस्तान आमद की खबर? हाँ, मैं कनेक्टेड देखता हूँ। मैं ये नहीं, इनको अलहदा नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि मेरा ख्याल है इसाक डार साहब कोई इकोनॉमी का कोई इतना बड़ा जादूगरी नहीं लेके आ रहे इकोनॉमी के लिए, ना ही उनको इकोनॉमी का कोई इतना ख़तरा है पाकिस्तान की, खुदा न खास्ता। वो सिर्फ आ रहे हैं एज अ, जिसे कहते हैं ना कि एज अ टेस्ट, वो टेस्टिंग वाटर्स, इज़ गोइंग टू टेस्ट द वाटर्स ऑफ हमारे कानून का निज़ाम की, कि जाते हैं, देखते हैं कि एक राहदारी की ज़मानत मिल जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर एक टीम तश्कील दी जाएगी जो कि फिर इनके मामलात, क्योंकि अब स्कॉन्डर हैं, उसी तरह यही हाल इनका है जो कि नवाज शरीफ साहब का है। तो दोनों ही कानून से भागे हुए हैं और अदालतों से भागे हुए हैं, दोनों के दोनों। तो इसलिए इनको पहले भेज के इनके मामलात देख के, गो के उनके भाई की हुकूमत है और हुकूमत PMLN उनकी पार्टी की हुकूमत है, मेरा ख्याल है ये अपनी पार्टी और अपने भाई के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर लेंगे अगर डार साहब भी आते हैं और उसके बाद
उसके बाद शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कोशिश करते हैं आने की। तो मेरा ख्याल है कि अपने भाई को और अपनी पार्टी को गवर्न करने दें। उनके एक रिकवरी है, उनके लिए एक चांसेस हैं और वो एक रास्ते पे चल पड़े हैं। उस रास्ते को डिसरप्ट मत करें। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे हमने कल भी बहस की थी कि डार साहब कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा जादू का लेके आएंगे चिराग जैसे मामला दुरुस्त होंगे, कुछ भी नहीं होना। ये यही कुछ करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाला जो मामला है इसके अंदर ये वाटर्स टेस्ट करने आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो गुंजाइश देख रहे हैं कि वो गुंजाइश जिसके अंदर एक और चीज़ है जिसका मैं बहुत ख्याल करना चाहिए और मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ी वाज़ेह तौर पर। मेरा ख्याल है एक ग्रैंड बारगेन का जिक्र हो रहा है बार बार कि अगर डार साहब और बाद में फिर मियाँ साहब वहाँ से आते हैं तो फिर शायद जनरल मुशर्रफ जो है उनका दुबई से चाहे उनकी जो भी इस वक्त कैफियत है सेहत के हिसाब से उनको भी आने का एक मौका मिलेगा। तो इसलिए सब राज़ी खुशी वापस आ जाएंगे और सारा मामला उस तरीके से रिजॉल्व कर लिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए। मेरा ख्याल है जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी अगर इस किस्म के मुकदमात हैं कि वो अदालत से भागे हुए हैं, वो दुबई में हैं, उनके ऊपर एक कन्विक्शन भी है, तो ही शुड लिव आउट हिज डेज देयर। मतलब उन्होंने इतना वक्त गुजारा है वहीं पे। हाँ, जब अगर वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन अगर वो जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद मामला दूसरी शक्ल इख्तियार करते हैं, क्योंकि इस तरीके से चोर दरवाजे से एब्सकॉन्डर्स को रास्ता नहीं मिलना चाहिए। और फिर ज़रूरी है कि जो इस वक्त सेटअप है इसको पूरा मौका मिले कि ये अपना काम मुकम्मल करे। ठीक। सजाद मीर साहब, इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी को देखते हैं, इससे जोड़ सकते हैं हम? असल में कुछ लोगों का ये कहना था और इसमें कुछ लॉजिक है, इसका कुछ इस मुल्क में हुआ है, पैकेज का हिस्सा था कि बात यह थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन पैदा हो रही है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह इमरान खान मैदान में निकलकर जलसे कर रहे हैं, तो इसका आर्जी तरीका तो यही है कि ये मरियम नवाज जो है वो मैदान में निकले और जलसे करें और दिखाएं स्ट्रेंथ मुस्लिम लीग की और मुस्लिम लीग के स्ट्रेंथ को शो करें। लेकिन उसका असल तरीका ये है कि नवाज शरीफ जहां आकर हाउस मूवमेंट की लीड करें। वैसे कहा जा रहा था कुछ सूरत हाल भी हो, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे, यानी कि इस सूरत हाल के पैदा होने से पहले भी ये कहा जाता था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा और आने के लिए यहाँ के अदालती निज़ाम को भी और हमारे यहाँ के तमाम अदारों को भी अपनी सारी सोच को रीथिंक करना पड़ेगा, रीविजिट करना पड़ेगा और मेरा ख्याल वो कर चुके हैं। और करने का नतीजा ये है कि नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं, देखिए जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई थी उस वक्त सऊदीज ने कहा था कि जब ये हमसे वादा था कि बेनज़ीर पाकिस्तान नहीं आएगी तो हमने नवाज शरीफ को रोका हुआ था, बल्कि पाकिस्तान से दोबारा वापस भी ले गए थे। अब आपने जब बेनज़ीर को इजाज़त दे दी है तो नवाज शरीफ को भी हम रोक नहीं सकते, वो पाकिस्तान आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान को जिस तरह खुला छोड़ा हुआ है, ऐसी सूरत में नवाज शरीफ का आना जरूरी ही नहीं लाभुदी भी है और इसके नतायज जो निकलेंगे वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, ये मौक़िफ़ है सजाद मीर साहब का भी। सजाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रोमी साहब और अलीना शिगरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।